हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग अप्रगामी तरंग नाम के चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सब लोग सबसे पहले बद्ध माध्यम और इसके प्रकार और फिर इसके बाद प्रगामी तरंगों का परावर्तन, जिसको हम तरंगों के परावर्तन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब वो पढ़ लेंगे तब हम यहाँ पर बात करेंगे अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं, क्योंकि इन सभी के बिना हम अप्रगामी तरंग को नहीं जान सकते। तो शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। बद्ध माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिस पर हम सब लोग तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, यह तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। जहां पर माध्यम मतलब पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए देखते हैं। वह माध्यम जिसकी परिसीमा निश्चित हो बद्ध माध्यम कहलाता है। जैसे दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई डोरी, सीमित आकार के बर्तन में रखा या भरा हुआ द्रव या गैस, कोई भी चीज आप कह सकते हैं। बद्ध माध्यम की परिसीमा, परिसीमा मतलब रेंज जो होती है, वो दो प्रकार की, बाउंड्री जिसको कहते हैं, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, कोमल या बंद परिसीमा, जिसको हम सब लोग कठोर परिसीमा भी कहते हैं। और दूसरा, सॉरी माफ कीजिए, इसको हमने उल्टा पढ़ लिया है। कठोर पहला नंबर है कठोर या बंद परिसीमा, और जो दूसरा नंबर है वो है कोमल या मुक्त परिसीमा। इसको दृढ़ परिसीमा के नाम से भी जानते हैं। ये सभी होती क्या है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कठोर या बंद परिसीमा। क्या होती है? वह परिसीमा जिस पर स्थित कण कंपन नहीं करते। समझिए बात, कठोर या बंद परिसीमा, जहां पर कण जो है कंपन करते ही नहीं। किस अवस्था में रहते हैं? विरामावस्था में रहते हैं। दृढ़ परिसीमा या कठोर बंद परिसीमा, कुछ भी आप कह दीजिए, कहलाती है। तो सीधा सीधा याद रखिए कि जहां पर कण जो है स्थित तो हुए लेकिन कंपन नहीं करते हैं। अन्यथा कण कंपन तो करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कंपन नहीं कर रहे हैं तो जरूर वो कौन सी परिसीमा है? बंद। जैसे यहां पर हम एक रस्सी को दो आधारों के बीच बांध दे तो यहां पर तो कंपन करेंगी रस्सियां, लेकिन क्या यहां पर रस्सी का कण कंपन करेगा? नहीं करेगा। तो इस जगह को हम सब लोग कहते हैं कठोर या बंद परिसीमा या दृढ़ परिसीमा, जहां पर वो बंधी होती है। एग्जाम्पल, दृढ़ स्तंभ से बंधी डोरी का सिरा, पहला चाहे दूसरा। दूसरा है कोमल या मुक्त परिसीमा। ये क्या होती है? वह परिसीमा जिस पर स्थित कण कंपन करने के लिए स्वतंत्रतया मुक्त होते हैं या पूर्णतया मुक्त होते हैं, कोमल परिसीमा कहलाती है। ठीक, वायु स्तंभ का खुला सिरा, इसका एक एग्जाम्पल है। आप काम क्या करिए, एक यहां पर एक आप फ्रेम लीजिए, उस फ्रेम में एक छल्ला डाल दीजिए, ठीक है, और उस छल्ले से आप एक रस्सी, स्ट्रिंग को ले लीजिए। अब इस रस्सी को अगर हम खींचेंगे तो ये रस्सी का इधर वाला सिरा जो है ये ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर सिरा ऊपर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वो जरूर सीमा जो है, ये जो परिसीमा है वो कोमल सीमा या मुक्त सीमा है। ठीक है, परिसीमा वह परिसीमा जिस पर स्थित कण कंपन करने के लिए पूर्णतया मुक्त होते हैं। ये कंपन कर सकते हैं, जैसे बीच में कण कंपन कर सकते हैं, तो जहां कंपन कर सकते हैं ये ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, वही आपका होता है कोमल या मुक्त परिसीमा। वायु स्तंभ का खुला सिरा कहने का मतलब, एक आप कैप लीजिए, कैप या बांसुरी लीजिए। बांसुरी का एक सिरा क्या होता है? खुला, उसमें फूकेंगे तो आवाज निकलती कि नहीं? क्योंकि कण के कंपन करेंगे तभी तो आवाज, ध्वनि तरंग बाहर निकलती है। तो ये थी परिसीमाएं, एक बंद और दूसरी मुक्त परिसीमा, एक कठोर या दृढ़ परिसीमा, दूसरी कोमल परिसीमा। जहां पर कण ऊपर नीचे कंपन कर सके वो कोमल या बंद मुक्त परिसीमा, और जहां पर कण कंपन कर ही ना सके, वे जहां के तहां पड़े ही रहे, विरामावस्था में ही रहे, तो उसी को हम कहते हैं कठोर या बंद परिसीमा। आगे हम सब लोग देखते हैं प्रगामी तरंगों का परावर्तन, जिसको हम सब लोग तरंगों के परावर्तन के नाम से जानते हैं। सबसे पहला होता है प्रगामी तरंगों का परावर्तन दो चीजों में होता है। पहला, जब परावर्तन कहां पर हो? मुक्त सिरे या खुले सिरे से हो। कोमल या खुले सिरे से प्रगामी तरंग का परावर्तन, परावर्तन यानी पढ़ करके वापस आ जाना। तो कोमल तल पर परावर्तित होने पर तरंग की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप एक फ्रेम लीजिए, एक फ्रेम, और इससे एक छल्ला बंधा हुआ है, इस छल्ले से आप एक डोरी को बांध दीजिए। अब इस डोरी को खींच करके छोड़िए तो ये छल्ले के साथ डोरी ऊपर जाएगी और या तो नीचे आएगी।
आ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये अगर आप इस छल्ले को ध्यान से समझिए, अगर आप डोरी को ऊपर खींचेंगे तो ये छल्ला कहाँ जाएगा? ऊपर। अगर आप डोरी को नीचे जाने देंगे, नीचे की ओर करेंगे तो ये छल्ला कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो छल्ला, आप समझिए बात, आपने भेजा है श्रृंग तो आपको वापस मिलेगा क्या? सॉरी माफ कीजिए, श्रृंग ही वापस आपको मिलेगा। आपने श्रृंग भेजा है तो वापस आपको श्रृंग मिलेगा। यानी आप अगर अगर आप समझिए बात, अगर आप एक मोटा रस्सा ले लीजिए और सामने से एक पतला धागा ले लीजिए। अब मोटे रस्से को अगर आप ऊपर खींचेंगे तो ये जो धागा ये भी ऊपर जाएगा, नीचे भेजेंगे तो ये धागा भी कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या कोण में, कला में कोई अंतर आया? नहीं। ये ऊपर भेज रहे हैं तो ऊपर हमको मिल रहा है, दिशा वही है। ये नीचे कर रहे हैं तो हमको नीचे वापस ये धागा मिल रहा है। तो कोई अंतर नहीं आने, कलांतर क्या हो गया? 0 हो गया। यहां से समझिए, अभी देखिए, अगर आप एक छल्ले लीजिए, छल्ले को या रिंग को लीजिए, रिंग के एक सिरे से आप एक रस्सी को, एक धागे को बांध दीजिए और दूसरा सिरा अपने हाथ से करिए। अगर आप रस्सी को ऊपर करेंगे तो ये छल्ला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक, छल्ला ऊपर जाएगा तो वापस छल्ला ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ जब हम छोड़ेंगे तो ये छल्ला वापस तरंग को कैसे भेजेगा? वैसे ही जैसे कि आपने भेजा। कुल मिलाकर के कोमल या मुक्त सिरे पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक रिंग से इस धागे को बांध देते हैं, और हम इधर वाला सिरा अगर ऊपर उठाते हैं तो ये रिंग कहाँ जाती है? ऊपर। ऊपर जाती है। रिंग के ऊपर जाने से जो परावर्तित तरंग वापस आती है, तो जैसे ही हमने, ध्यान से समझिए, हमने ऊपर उठाया तो छल्ला भी ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब परावर्तित तरंग भी किधर आ रही है? श्रृंग के द्वारा। अगर हमने श्रृंग भेजा है तो वापस हमको श्रृंग मिल रहा है। तो ये जरूर कौन सा सिरा है? कोमल सिरा। यह कोमल सिरा जो होता है वो आपतित तरंग अगर श्रृंग में भेजी गई है तो परावर्तित तरंग भी श्रृंग के रूप में वापस आएगी। अगर आपतित तरंग गर्त के रूप में भेजी गई है तो परावर्तित तरंग भी गर्त के रूप में वापस आएगी। क्लियर है बात? श्रृंग में भेजेंगे तो श्रृंग में वापस आएगी तरंग, और गर्त में भेजेंगे तो गर्त में वापस आएगी। ये रिंग जब तक नहीं बांधेंगे तब तक ऐसा होगा नहीं। अगर रिंग बांध देंगे तो ये कैसा सिरा हो गया? खुला सिरा या मुक्त सिरा। इसको केवल किसके सहारे बांधा गया? रिंग से। अब ऊपर उठाएंगे तो रिंग भी ऊपर चली जाएगी, और नीचे भेजेंगे तो रिंग भी कहाँ जाएगी? नीचे। रिंग नीचे आएगी तो वो रस्सी कहाँ लाएगी? नीचे। अगर रिंग हम ऊपर उठा रहे हैं तो रिंग कहाँ जा रही? ऊपर। तो रस्सी को कहाँ उठाएगी? ऊपर। तो यानी रस्सी भी उसी तरह वापस आएगी। हमने ये ऐसे भेजा तो परावर्तित तरंग भी हमको ऐसे मिलेगी। अब ध्यान से समझिए, दोनों की ऊपर की ओर हमेशा डायरेक्शन क्या होती है? प्लस, और नीचे की ओर क्या होती है? माइनस। इन दोनों की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। यानी जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होती है। इसका एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल ये है, ये एक हमने मोटा रस्सा लिया है जो कि दृढ़ सिरा हो गया, और ये हमने एक धागा लिया जो कि कोमल सिरा है। अब अगर हम रस्से को ऊपर उठाएंगे तो ये भी किधर उठेगी? धागा भी ऊपर उठेगा। तो रस्से में हमने श्रृंग भेजा तो हमको क्या मिल रहा है? श्रृंग मिल रहा। तो अगर ध्यान से समझिए, अगर हम लोग दृढ़ से उठाएंगे, दृढ़ वस्तु, समझिए बात, दृढ़ वस्तु उठाएंगे, सामने कोमल सिरा है, तो ये भी वैसे की वैसे तरंग को भेजेगा। ठीक है, तरंग की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। अगर ये चीज आप समझ गए होंगे, कोमल सिरे पर तरंग की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप श्रृंग भेजे हैं तो श्रृंग मिलेगा, अगर आप गर्त भेजे हैं तो गर्त मिलेगा। ऐसे ही है आपकी कठोर या दृढ़ सिरे से प्रगामी तरंग का परावर्तन। अभी तक कोमल सिरे से पढ़ रहे थे, अब कठोर सिरे से। इसमें क्या होता है कि अगर हम इस वाले फ्रेम से रस्सी के एक सिरे को, धागे के एक सिरे को बांध दे, तो अगर हम लोग रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो ये वाला सिरा रस्सी को कहाँ खींचेगा? नीचे की ओर। अगर आप ऊपर भेजेंगे तो ये नीचे भेजेगा, अगर आप रस्सी को नीचे खींचेंगे तो ये किधर उठाएगा? रस्सी को ऊपर की ओर। क्या डायरेक्शन बदल रही है? हाँ, बदल रही है। आपने श्रृंग भेजा तो ये गर्त भेजेगा, नीचे की ओर ढकेलेगा। आपने गर्त भेजा, नीचे की ओर भेजा, तो ये ऊपर की ओर रस्सी को ढकेलेगा श्रृंग के रूप में। डायरेक्शन चेंज हो गई। आपने भेजा श्रृंग, आपको मिल रहा है गर्त। तो कोण का कितना अंतर आ गया? पाई का अंतर आ गया। कलांतर कितना आया? पाई। तो ये समझिए, यहां पर कठोर सिरे से परावर्तित होने पर तरंग की कला में कलांतर पाई होता है, अर्थात यदि आपतित तरंग श्रृंग होगी तो परावर्तित तरंग गर्त। क्लियर बात? अगर आपतित तरंग हो गई गर्त
तो परावर्तित तरंग क्या होगी, श्रृंग होगी। ये होता है, ये चीज आप फील करिए, बांधिए। तो आप अगर ऊपर उठाएंगे तो ये कहाँ ढकेलेगी, नीचे। तो जो तरंग ढकेलेगी मतलब तरंग वापस जब आएगी तो नीचे की ओर आएगी। आप नीचे की ओर भेजेंगे तो तरंग ये वापस कैसे भेजेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर बात। अब अगर आप एक कोमल सिरा मतलब आप एक ले लीजिएगा धागा और दूसरा ले लीजिएगा रस्सा। अब समझिए बात, अगर हम धागे को ऊपर उठाएंगे तो रस्सा भारी होता है ना, वो धागे को किधर ढकेलेगा, नीचे। तो रस्सा यहाँ दृढ़ सिरे का कार्य करेगा और कोमल सिरे का कार्य कौन करेगा, धागा। तो अगर आप धागे को ऊपर उठाएंगे तो वो रस्सा उसको नीचे खींचेगा। ठीक, परावर्तित तरंग की डायरेक्शन बदल रही है। अगर आप नीचे की ओर धागे को भेजेंगे तो रस्सा किधर खींचेगा, ऊपर की ओर। अगर आप रस्से को नीचे की ओर खींचेंगे तो ये उसको किधर ढकेलेगा, ऊपर की ओर। समझिए बात, रस्सा कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर। रस्से को किधर की ओर नीचे ढकेल रहे हैं, कोमल सिरे यानी धागे से नीचे ढकेलेंगे तो ये ऊपर की ओर खींचेगा। अगर आप ऊपर ढकेलेंगे तो रस्सा नीचे की ओर खींचेगा। तो ये चीज यहां से समझ सकते हैं आप कि अगर आप श्रृंग भेजेंगे तो रस्सा गर्त में आएगा। आपने प्लस भेजा, मिला क्या आपको, माइनस। तो दृढ़ सिरे पर हमेशा डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कोमल सिरे पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। यही है ध्वनि का ये प्रगामी तरंगों का परावर्तन या तरंगों का परावर्तन। अब यहां से देखिए आप, प्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई होती है, पार्टिकल इसमें गति नहीं करता है। इस तरंगों की जो चाल होती है वो जीरो होती है, बस ये चीज याद रखिए। प्रगामी तरंग की चाल जीरो नहीं होती है, इसकी चाल क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है बात। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, समझिए बात, जब समान आवृत्ति की दो विपरीत दिशा वाली प्रगामी तरंगे, सॉरी माफ कीजिए फिर से पढ़िए, जब समान आवृत्ति की दो विपरीत दिशा वाली प्रगामी तरंगे, कौन सी तरंगे, प्रगामी तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो प्राप्त तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। अगर आप समझिए बात, एक आपने भेजा है ऊपर की डायरेक्शन वाली, समान आवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। भाई तरंग की चाल तो फिक्स है, चाल और ये डिस्टेंस अगर फिक्स करेंगे तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये लैम्डा है और चाल है, और आवृत्ति बराबर होता है v अपॉन लैम्डा। ठीक, तो अगर आप v फिक्स है, भाई दोनों तरंग सेम ही है, प्रगामी ही है, और इनकी तरंगदैर्घ्य डिस्टेंस भी हमने फिक्स कर दिया तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो समझने के लिए ये डिस्टेंस तरंगदैर्घ्य को ही लेते, ये फिक्स कर दे। अब ये हो गई हमारी ऊपर से गई है, विपरीत दिशा की बात कर रहा है, यानी दूसरी तरंग हम नीचे से भेजेंगे, और ये डिस्टेंस सेम रखना है, समान आवृत्ति की कह रहा है, समान आवृत्ति की दो तरंगे। अब ये चीज नहीं है, आयाम आप कुछ भी रखिए, ये ऊपर ऊंचाई कुछ भी रखिए, लेकिन ये चीज आप फिक्स कर दीजिए बस। तो जब समान आवृत्ति की दो विपरीत दिशा वाली, यानी प्लस वाला माइनस की और माइनस वाला प्लस की तरंग, आगे अब यहां पर हमने वो डायग्राम बनाया, ये हमने भेजा है श्रृंग। अब यहां से उल्टा कर दीजिए, यहां पर एक सिरा हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। अब यहां से इस रस्सी को हम किधर की ओर खींच रहे हैं, हमने ऊपर की ओर किया। तो बताइए, ये रस्सी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अब ये रस्सी गई तो ये सिरा क्या है, ध्यान से समझिए, ये सिरा है बंद। तो ये रस्सी इस सिरे को किधर खींच रही है, ऊपर को, और ये सिरा जो ये बंधी हुई जहां से, ये रस्सी को कहाँ खींचेगा, नीचे की ओर। तो परावर्तित होकर के ये ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। तो अगर हम सब लोग नीचे की ओर खींचेंगे तो ये जो पॉइंट है ये रस्सी को किधर खींचेगा, ऊपर की ओर। तो अगर हम सब लोग ये तरंग भेजेंगे तो वापस हमको ये मिलेगी, विपरीत दिशा वाली। और अगर ध्यान से समझिए, विपरीत दिशा वाली ही ना, तो ये दृढ़ सिरे की हमने यहाँ पर बात की है। तो अगर आप एक प्लस ले रहे हैं और दूसरा माइनस, विपरीत दिशा हो गई कि नहीं होगी, ये प्लस से स्टार्ट हो रही है और ये माइनस से स्टार्ट हो रही है, और ये तरंगे जब अध्यारोपित होंगी, जुड़ेंगी, तो ये जो परिणामी तरंग आपको दिखाई दे रही है ये दरअसल कोई और तरंग नहीं, आपकी अप्रगामी तरंग है। अब इसका, अब ध्यान से समझिए, ये एक डिस्टेंस तरंगदैर्घ्य होती है, सेम वेवलेंथ, एक एक साथ अपने साथ साथ शिखर मान पर, साथ साथ शून्य मान पर प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, और विपरीत दिशा वाली है। आयाम हमने दोनों में सेम लिया है तो कोई बात नहीं, आयाम आप अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें कि आयाम आप अलग अलग लीजिए परावर्तन के लिए।
ठीक है, तो ये होती है अप्रगामी तरंग। इन दोनों के मिलने से ये देखिए यहाँ पर ये उतार चढ़ाव आ रहा है, यहाँ पर चढ़ रही है और यहाँ पर उतर रही है, चढ़ रही है उतर रही है, चढ़ रही है उतर रही, चढ़ रही उतर रही, चढ़ रही उतर रही। तो उतार चढ़ाव के आने से जो तरंगे मिलती हैं वो होती है अप्रगामी तरंगे, स्टेशनरी। इसको आप ये कण यहाँ पर इसमें गति नहीं करता है, जो जहाँ पर था उसी अवस्था में वापस आ जाता है, उसी रूप में वापस आ जाता है, इसीलिए इसको अप्रगामी तरंग के नाम से हम सब लोग जानते हैं। अब अप्रगामी तरंग तो हम पढ़ चुके, अब हम सब लोग एक दो चीजें छूट रही उसके बारे में देख लेते। पहले तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, अभी एक आया था ना अध्यारोपण शब्द, वही चीज। यह एक गणितीय सिद्धांत है। यदि दो तरंगे एक ही माध्यम में हो, उनकी आवृत्तियां समान हो, तो वे तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने समझिए बात, हमने ये एक तरंग ली, ठीक है, हमने एक दूसरी तरंग ली, अब इनकी आवृत्तियां सेम है ना, इन दोनों को जोड़िए तो इसका प्लस जब मिलेगा तो आयाम क्या हुआ, बढ़ा, इसका माइनस मिला, आयाम क्या हुआ, बढ़ गया माइनस की डायरेक्शन में। क्लियर है बात। तो ये जब जुड़ती है तो एक नई तरंग मिलती है, और जिसका विस्थापन देखिए, इसका विस्थापन कितना था, इतना, इसका विस्थापन कितना था, इतना, लेकिन इसका विस्थापन कितना है, इतना। बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, सेम वही चीज उल्टे डायरेक्शन में भी जोड़ सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं, ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यह एक गणितीय सिद्धांत है। यदि दो तरंगे एक ही माध्यम में हो और उनकी आवृत्तियां समान हो, यानी ये डिस्टेंस समान हो, तो वे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं और परिणामी तरंग दोनों मूल तरंगों का योग होता है। यानी इसका जो विस्थापन है y1 और इसका जो विस्थापन है y2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका विस्थापन मिल जाएगा। जानते हैं ऑलरेडी ये चीज। किसी माध्यम में किसी विशेष बिंदु पर कई तरंगों का परिणामी विस्थापन, भाई कई तरंगे जब होती हैं तो उनका जो परिणामी तरंग का विस्थापन आएगा, तो उस बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का योग होता है। यहां से समझिए, अब यहां पर हमने कई सारे बिंदु ले लिए, कई सारी तरंगे, 3 से ज्यादा तरंगे, ये तरंगे जा रही हैं, एक का विस्थापन कम है, दूसरे का ज्यादा, तीसरे का और ज्यादा, इन तीनों को ओवरऑल अगर मिलाएंगे, ये साथ साथ अपनी देखिए सभी की लेंथ सेम है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो जो नई तरंग मिली है उसका विस्थापन यहां से बढ़ रहा है। ठीक है, विस्थापन बढ़ रहा है भाई, सदिश योग हो रहा है। तो ये अगर डायरेक्शन अलग होगी तो ये घट भी सकता है, और अगर डायरेक्शन सेम हो गई तरंगों का तो इनका जो विस्थापन है यानी आयाम जो है वो जुड़ जाएगा, जिससे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सदिश योग का मतलब है अगर विपरीत दिशा वाली होंगी तो घट जाएंगी और सेम डायरेक्शन वाली है तो वो जुड़ जाएंगी। और इसका जो मान आएगा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही n सारी तरंगों के विस्थापन का ये योग है। ठीक है, जो परिणामी तरंग का जो विस्थापन आया है उसके इक्वल हो जाएंगे। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सब लोग अप्रगामी तरंगों के लिए जो व्यापक सूत्र होता है उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। वो चाहे कोमल सिरे से हो चाहे दृढ़ सिरे से हो, दोनों की बात करेंगे वहां पर।